Good morning, class. Welcome to your DLED first year. We are doing revision part, and yesterday and day before yesterday we started with the topic of education, right? And in that topic we studied about Kothari Commission and the present NPE 2020, right? हम लोग को बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स के बारे में पता चला कि अगर हम NPE 2020 के बारे में बात करें तो उसमें हमें ये पता चला कि अब जो आने वाला समय है वो एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस ला सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे करिकुलम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक। किस तरीके से स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है वो भी हमने जाना। फिर उसके बाद हमने कल पढ़ा कोठारी कमीशन के बारे में, जो बहुत कह लीजिए एक मेन पार्ट प्ले करता है आज की डेट में भी। जो एजुकेशन की आप कह सकते हैं जो बेस रखा गया है, इट इज़ ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ कोठारी कमीशन। उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं कि आपको रिकमेंडेशंस बताए और चेंजेस करने के पॉइंट्स बताए जहाँ जहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत थी, ठीक है। जैसे कौन सी क्लास तक कौन सा सब्जेक्ट रखना है, ठीक, और कौन सी लैंग्वेज रखनी है। इस तरीके से बहुत सारी बातें उन्होंने मतलब कोठारी कमीशन ने कही और जिसे कल हमने जाना, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे NPE 1968 के बारे में, यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं that it is written over here that the national policy on education, that is NPE 1968, was prepared to improve the quality of education in the country and was focused on providing education facilities to all the citizens of the nation. आप सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि कभी भी कोई भी अमेंडमेंट्स होते हैं, कोई भी चेंजेस होता है, तो इट इज़ जस्ट बेसिकली फोकस फॉर द बेटरमेंट ऑफ टुमारो, ठीक है। कल हमारा बेहतर हो, इसलिए वो आज चेंजेस करना ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से यहाँ जो एजुकेशन फील्ड है, जो कि हमारे कह लीजिए कि देश की सबसे मेन फील्ड है, क्योंकि इसी फील्ड पर निर्भर करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी बढ़ोतरी और उसका ऊपर उठना इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द एजुकेशन फील्ड। क्योंकि जिस भी देश के, ये मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि जिस भी देश के लोग जितने ज़्यादा लिटरेट होंगे, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, उस देश का कह लीजिए डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा अच्छा और उतना ही तेज़ गति से होगा, ठीक। तो दिस इज़ द वन रीज़न वाई education is very important for each and every citizen whosoever is living in a nation, right? तो यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 प्रिपेयर करी गई, ठीक है। आगे ये कहते हैं द पॉलिसी हैज़ बीन रिव्यूड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। रिव्यूड मतलब उसको रिव्यू किया गया, यानी उसके बारे में डिस्कशन किया गया, उसके बारे में बातचीत की गई, ठीक। एंड इट वॉज फर्दर अपडेटेड इन 1992, यानी 1968 में ये प्रिपेयर हुई। फिर 1968 से इस पे डिस्कशन होता रहा, कोई छोटा सा चेंज किया, कोई मतलब कुछ ना कुछ इसमें हमेशा काम चलता रहा। और फाइनली फिर 1992 में इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का अपडेटेड वर्जन आया, यानी चेंज करके पूरा काम करके, और इसको एग्जीक्यूट करवाने का समय कब आया? 1992 में। किस लिए? टू स्प्रेड नॉलेज एंड फ्रीडम ऑफ थॉट अमंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री। और इसको जो अपडेट किया गया वो किस लिए किया गया? ताकि जो देश में लोग रह रहे हैं उनका जो नॉलेज एरिया है वो और बढ़े, ठीक, और उनको ये समझ में आए और उनको ये पता चले कि दे आर ऑल
हैविंग अ फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी हमारे दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है वो थॉट आने की हमारे पास फ्रीडम है। ठीक, जो थॉट आपके दिमाग में आ रहा है या जो थॉट आपको, मतलब कुछ भी काम हम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले हमारे दिमाग में थॉट आता है ना, तभी हम वो काम आगे करते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि जब तक आपके मन में चाहे जैसा भी थॉट आए, दिस इज योर फ्रीडम, ये आपका अधिकार है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए भी ये NPE 1968 बना। ठीक, दो एजुकेशन इज एन concurrent is in the concurrent list of the Constitution of India, the state government play an important role in the development of education, especially in the primary and the secondary levels. आप ये जानते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल होता है वो बेसिकली कौन देखता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट देखती है। तो ओवरऑल जो पूरी जिम्मेदारी ले रखा है वो है स्टेट गवर्नमेंट। फॉर विच लेवल? फॉर प्राइमरी लेवल एंड सेकेंडरी लेवल। ठीक, तो ओवरऑल आपको पता चल गया कि NPE किस लिए बना था, बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड और फिर इसको बहुत मतलब लगातार इस पे काम होता रहा। फिर फाइनली इसका अपडेटेड वर्जन आया 1992 में। किस वजह से? लोगों की जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए, उसको और ब्रॉड करने के लिए, और प्लस उनको ये बताने के लिए कि उनके जो थॉट्स उनके पास आते हैं उसकी उनको पूरी की पूरी फ्रीडम है। यानी लोगों के मन से डर हटाने का भी काम इसने किया। डर हटाने का बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनके जो लोगों के मन में है भाई, क्योंकि यहाँ पे हमेशा से कह लीजिए डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, तो वो भी एक रीज़न है जिसके वजह से लोगों के मन में डर रहता है कि पता नहीं हमें एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को पढ़ने देंगे कि नहीं देंगे। इस तरीके के जितने भी डर लोगों के मन में, लोगों के विचार आते हैं, उनको हटाने का भी काम इसने किया। अब हम बात करेंगे NPE 1968 के बारे में। तो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, the government of India had formulated certain principles to promote the development of education in the country. कुछ प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट ने बनाया जिससे कि जो एजुकेशन है हमारे कंट्री की वो डेवलप हो सके। तो ये प्रिंसिपल्स कुछ इस तरीके के थे कि पहला ये कहते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि ये बात कही गई है आर्टिकल 45 के अंदर। ठीक, हमेशा याद रखिए, ये आपके एग्जाम्स में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये चीज़ आ जाती है, दैट अकॉर्ड इन अंडर विच आर्टिकल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज रिटन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, पहला प्रिंसिपल जो NPE 1968 ने बताया वो ये बताया, और इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपलसरी अप टू द एज ऑफ 14। ठीक है, अप टू द एज ऑफ 14, यानी 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, नो मैटर फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, फ्रॉम विच that category they are belonging, from which religion they are, no matter। अगर बच्चा 14 साल का है तो उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, फिर ये कहते हैं स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट चाइल्ड हु इज एनरोल्ड इन द स्कूल शुड सक्सेसफुली कंप्लीट द कोर्स। यानी अगर किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन है तो ये मतलब कह लीजिए कि ये स्कूल की जिम्मेदारी इन्होंने कर दी कि उस बच्चे की पूरी पढ़ाई एक सही तरीके से हो। तो यहाँ पे स्कूल और इंस्टीट्यूशन दोनों की जिम्मेदारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल इन्होंने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहा। फिर उसके बाद ये कहते हैं एजुकेशन ऑफ टीचर्स। अब भाई कोई भी स्कूल है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे जब बच्चा जाएगा तो उस बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, उस बच्चे को गाइड करने के लिए टीचर भी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे एजुकेशन ऑफ टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक टीचर ही नहीं एजुकेटेड रहेगी तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगी। ठीक है,
तो टीचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यस, अगर टीचर की क्वालिटी अच्छी है तो एजुकेशन भी जो प्रोवाइड करवाई जाएगी वो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो बेसिकली टीचर एंड एजुकेशन आर वाइस वर्सा कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है। फिर ये कहते हैं ही शुड बी ऑनर्ड इन द सोसाइटी में, समाज में जो शिक्षक होता है उसको एक सम्मान मिलना चाहिए। हिज इमोल्यूमेंट्स एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड शुड बी इंक्रीज्ड विद ड्यू रिगार्ड्स टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशंस। तो मतलब बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक जो शिक्षक है उसको जो स्थान मिलना चाहिए समाज में वो मतलब देना होगा। जैसे क्योंकि आप देख लीजिए, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुनिया का बहुत अमीर आदमी बन के बैठा है या टॉप बिजनेसमैन है या प्राइम मिनिस्टर है, तो कहीं ना कहीं उनके आज के इस पोजीशन के पीछे उनके टीचर का हाथ है। ठीक, तो इसीलिए जो टीचर की जो जॉब होती है, जो कह लीजिए कि जो एक पोजीशन होती है वो सबसे ऊपर होती है समाज में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनपीई ने कहा कि जो शिक्षक की जो सिचुएशन है उसको बेटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको एक सम्मान देने की समाज में ज़रूरत है, और वो जितना मेहनत कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको हेल्प करने की ज़रूरत है। ठीक, अब हेल्प किस रिगार्डिंग कर सकते हैं, उसको फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करवाइए, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करवाइए, उसको जो आप पे करते हैं वो प्रोवाइड करवाइए। तो ये सब कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिसके कारण टीचर्स की हेल्प हो सकती है। और कहीं ना कहीं जब ये इस तरीके की टीचर्स को हेल्प मिलती है तो टीचर्स गेट मोटिवेटेड। ठीक है, तो वो और अच्छे से अपने फील्ड में काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात हो गई। फिर ये कहते हैं कि his emoluments and services standard should be increased with due regards to their responsibilities and qualification, यानी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो शिक्षक है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर अटेंशन शुड बी गिवन फॉर टीचर एजुकेशन and they should also get academic freedom to write, to study and to speak on national and international issues. The Constitution of India mention freedom of expression to all. अब यहाँ पे जो टीचर ऑफ एजुकेशन की बात कही है इन्होंने, यहाँ पे एक अधिकार की भी बात कह दी कि हर इंसान को अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो जब ये अधिकार दिया गया है तो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे समाज का, यानी जो टीचर है, उसको ये प्लेटफॉर्म क्यों ना प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि एक टीचर जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी नॉलेज बच्चे को पहुंचा सकता है शायद वो और कोई नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कही गई कि जो टीचर है उसको भी डेवलप करने की यहाँ पे ज़रूरत है, उसको भी अकॉर्डिंग टू द टाइम उसको भी ट्रेन करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है, उसकी एजुकेशन को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, और प्लस उसको ये फ्रीडम देने की ज़रूरत है कि अगर वो कुछ पढ़ना चाह रहा है तो वो पढ़ सकता है, अगर वो कुछ लिखना चाह रहा है तो वो लिख सकता है। अगर तो जब हम धीरे धीरे ये फ्रीडम हम देना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और वो बड़े लेवल पे अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएगा, उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो भी बाहर निकल के आएंगी। तो जब टीचर डेवलप होगा तो ऑब्वियसली जो हमारा एजुकेशन फील्ड है वो भी डेवलप होगा, प्लस हमारे बच्चे भी डेवलप होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड इन्होंने प्रिंसिपल बताया लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात क्या कह रहे हैं कि द पॉलिसी हैड ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन as well as foreign language in the country. The 3 language formula should be introduced in which a student at the secondary level should know Hindi and English and the regional language of his state. ठीक है, the language Sanskrit has been included as an optional subject in the secondary level, यानी प्राइमरी लेवल तक संस्कृत भी बच्चे पढ़ेंगे और सेकेंडरी लेवल पे आके वो ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन 3 लैंग्वेज और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट था उसको ज़रूर बरकरार हमें रखना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आपको सबको मालूम है, 1 इज़ हिंदी, इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज। तो इस पॉलिसी को
ज़रूरी है कि उसको डेवलप करें, ठीक है। और अगर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो जो अदर रीजन के बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो उनके लिए भी एजुकेशन ईजी हो जाएगी। फिर उसके बाद ये कहते हैं एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है। एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल में अंडर द पॉलिसी एवरी चाइल्ड ऑफ द कंट्री शुड गेट एजुकेशन irrespective of caste, religion, region or whatever the case may be. Special emphasis should be given to backward classes, minority children, girls and physically challenged children to avail the education policies या facilities. तो ये क्या कह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने कह दिया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 14 साल तक के बच्चों के लिए, सबके लिए है। फिर साथ में कहा कि अब पहला प्रिंसिपल इन्होंने कह दिया कि 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। अब जब ये पॉइंट समाज में पता चलेगा तो बहुत सारे ऐसे कास्ट के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें तो मिलेगा ही नहीं एडमिशन, हमारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, फीस बहुत ज़्यादा होगी, इस तरीके के बहुत सारे थॉट्स उनके अंदर आते हैं। तो उस चीज़ को, उस थॉट को हटाने के लिए एनपीई ने कहा कि भाई एक अपॉर्चुनिटी, एक पॉइंट और है कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यानी आप कहीं से भी हो, आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रीजन के हो, किसी भी रिलीजन के हो, कोई भी सेक्स के हो, आपको एजुकेशन मिलेगी ही मिलेगी। यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब एजुकेशन फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, चाहे किसी भी क्लास के हो, माइनॉरिटी हो, गर्ल हो या फिजिकली चैलेंज्ड हो, किसी भी तरीके का इंसान हो, वो एजुकेशन उसको मिलेगी। तो ये जो डर था लोगों के अंदर कि हमारे बच्चे को, हम छोटे उसके हैं तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमें समाज में रहने देंगे कि नहीं, ये सब के जो डर थे उनको हटाने की भी कोशिश एनपीई ने अपने प्रिंसिपल में की। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर। अब यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी तो एनपीई 2020 में हमने दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, अब यहाँ पे दूसरा, ये पुराना स्ट्रक्चर है। एनपीई 1968 का है स्ट्रक्चर, 10+2+3, ठीक है। तो ये कहते हैं यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक गति, ठीक है, एक स्पीड, एक ही तरीके की चीजें करना। तो ये कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। यूनिफॉर्म मतलब एक ही तरीके के सब जगह, मतलब इनका ये बेसिकली कहना है कि जो फर्स्ट लाइन ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरे देश में एक होना चाहिए, ठीक। चाहे आप लखनऊ में रह रहे हैं, चाहे आप बॉम्बे में रह रहे हैं, चाहे आप कोलकाता में रह रहे हैं, चाहे आप पुणे में रह रहे हैं, बैंगलोर में रह रहे हैं, वेयर एवर यू आर लिविंग, wherever you are living in the country, ठीक, in the Indian country, आप किसी भी कोने में रह रहे हैं, आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग एक ही एजुकेशन स्ट्रक्चर चलेगा, दैट इज 10+2+3। ये बात कही गई थी 1968 के एनपीई में, लेकिन अब यही स्ट्रक्चर चेंज हो गया है जो कि एनपीई 2020 में कही गई है, 10+3+3+4, ठीक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर। यूनिफॉर्म हमेशा याद रखिए, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे चलना, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब ये यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर में कुछ और बातें कहते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी, यानी पढ़ाई करते टाइम, ठीक है, जिस टाइम आप पढ़ाई में हैं उस टाइम की बात हो रही है, ईच स्टूडेंट शुड गेट एन एटमॉस्फेयर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ही शुड ऑल्सो डेवलप द क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड should also participate in programs related to national construction and community services। अब ये कहते हैं यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर के जो पॉइंट है उसी के अंदर ये इन्होंने ये बात कही। पहला तो इन्होंने स्ट्रक्चर बताया 10+2+3,
साथ में ये कहा कि ये सभी के लिए ये चीज़ लागू है कि जो भी बच्चा आपके स्कूल, आपके इंस्टीट्यूशन, आपके कॉलेज, जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसको स्पोर्ट्स और गेम्स का एटमॉस्फेयर देना होगा। यानी कि सिर्फ बच्चा पढ़ाई पे ही नहीं फोकस करेगा, उसका मन भी डाइवर्ट करना होगा, उसको थोड़ा सा एनर्जी भी देना होगा, उसको थोड़ा सा हैप्पी भी रखना होगा। यानी उसकी मेंटल स्थिति की भी जिम्मेदारी आपकी होगी स्कूल की, ठीक है। तो ये कहते हैं कि उसमें सिर्फ पढ़ाई बुकिश लैंग्वेज ही नहीं होनी चाहिए, उसमें बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन भी होना चाहिए, यानी स्पोर्ट्स होना चाहिए, गेम्स होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि ही शुड ऑल्सो डेवलप द क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम्स। यानी तरह तरह के प्रैक्टिकल वर्क आप करवाइए उससे, और प्लस ऐसे प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज करवाइए जो देश से रिलेटेड हो, जो देश की वैल्यू को बढ़ाएं, ठीक है, और अपने कम्युनिटी को बढ़ाएं, या कुछ ऐसे काम में उनको इन्वॉल्व करिए जो समाज के लिए बने हो, ठीक है। इस तरीके की भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। देन दे से अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टू रिव्यू द प्रोग्रेस। अब रिव्यू का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि रिव्यू का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे हमने लागू कर दी, जैसे मूवी रिलीज़ होती है फिर उसके बाद उसका रिव्यू भी निकल के आता है। तो वो चीज़ कैसे रिव्यू, अगर कोई किसी मूवी के बारे में, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको देखना है कि हाँ ये मूवी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, इसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, तो आप पहले क्या देखते हैं, आप पहले उसके रिव्यू को देखते हैं। रिव्यू का मतलब हो गया फीडबैक, ठीक, यानी कि जिन लोगों ने वो मूवी देख ली है वो क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो रिव्यू का मतलब होता है फीडबैक, यानी जब हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद अपने थॉट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो है आपका टू रिव्यू द प्रोग्रेस। रिव्यू द प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया कि जो भी चेंजेस आपने किए हैं उसको जब लागू कर दिया उसके बाद क्या रिजल्ट आया। जैसे जब आपका सेशन स्टार्ट होता है, आप पढ़ाई करते हैं, आपका एंड ऑफ द सेशन आपका एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट आता है, तो दैट रिजल्ट इज रिव्यू, ठीक है। तो ये कहते हैं कि द गवर्नमेंट शुड रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड शुड प्रेजेंट गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। यानी आप जैसे मान लीजिए कि NPE 2020 में काफ़ी चेंजेस आए, ठीक है, उसमें हमने ये भी पढ़ा कि वोकेशनल कोर्सेज अब बच्चे छोटे क्लासेस से ही शुरू कर देंगे। अब ये जो एक चेंज है, तो इस पे क्या करेगा गवर्नमेंट, जब ये लागू हो जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, यानी NPE 2020 के अकॉर्डिंग जब हर स्कूल अपना वर्क करने लगेगा, तब गवर्नमेंट इस पे भी काम करेगी। वो देखेगी कि क्या ये जो पॉइंट हम लोग ने चेंज किया था उससे हमारे बच्चों को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है लोगों से वो पूछे, पेरेंट्स से वो पूछे, बच्चों से उनके राय ले, फिर उसके बाद कुछ हो सकता है कुछ अमेंडमेंट्स करें, ठीक है। और अगर देखेगा कि हाँ चेंज हो रहा है तो उसको और बेटर बनाने की कोशिश करें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो भी आप चेंजेस एजुकेशन की फील्ड में कर रहे हैं, यू हैव टू कीप योर आई ऑन देम, ठीक है, यू हैव टू मॉनिटर ऑल द प्रोग्रेस। तो ये सब कुछ था जो प्रिंसिपल बताए गए NPE 1968 में। फिर ये जब रिवाइज हुआ, रिवाइज मतलब फिर से इसको लागू किया गया। ये लागू हुआ 1986 और 1992 में। 1992 में जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अपडेट होके वर्जन इसका आया। तो ये क्या कहते हैं कि द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 was modified in 1992। 1986 में जो NPE बना था, अभी हम लोग 1968 पढ़ रहे हैं, 1968 की बात हम लोग ने कर ली, उसी को इन्होंने कंटिन्यू रखा। 1986 में थोड़े से अमेंडमेंट्स किए, फिर वो अमेंडमेंट्स होने के बाद वो 1992 में लागू हुई, ठीक है। तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन इन्होंने किया।
It is a comprehensive framework to guide the development of the education in the country. The principles included in the NPE 1968 are also included in the policy with some modification. यानी 1968 में जो प्रिंसिपल्स जो पॉइंट्स अभी हम लोग ने पढ़े उनके साथ उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके फिर से 1986 में एनपीई को रिवाइज किया गया और उसको मॉडिफिकेशन करते करते तब वो फाइनल कब अप्रूव होके आई 1992 में. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा जो मॉडिफिकेशन एंड एडिशंस हुए थे वो कौन से थे. तो ये कहते हैं कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल गिव एम्फेसिस ऑन retention of children in the schools at primary level. retention of children in the schools at primary level का मतलब क्या हुआ? retention मतलब कोई रुकेगा नहीं, यानी कोई फेल नहीं होगा. प्राइमरी लेवल पे बच्चे फेल नहीं होंगे. The cause of the drop out of the children from the school should be strategically handled by the making plans. drop out मतलब जो बच्चे बीच में ही अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं किसी कारण के वश. ठीक है. The network of non-formal education in the country to be introduced, and also the education should be made compulsory up to the age of 14. अब आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि जो NPE 1968 जो बनी थी उसमें जो मॉडिफिकेशन हुए थे वो क्या क्या थे. तो इसमें एक पॉइंट क्या ऐड हुआ? रिटेंशन, यानी कोई प्राइमरी लेवल तक के कोई भी बच्चे फेल नहीं होंगे. फिर इन्होंने सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कहा द कॉज ऑफ द ड्रॉप आउट ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल शुड बी स्ट्रैटेजिकली हैंडल, यानी जो बच्चे किसी कारण से अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ देते हैं बीच में, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, किसी भी कारणवश जो उनके मन में डर है उसको हमें हटाने की ज़रूरत है. बच्चों के मन से डर हटाने की ज़रूरत है, उनके पेरेंट्स के मन से डर हटाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो बच्चे ये ड्रॉप आउट हो जाते हैं यानी बीच में जो शिक्षा छोड़ देते हैं वो कम हो जाए. क्योंकि भाई शिक्षा छोड़ दिए तो इसका मतलब कि क्या हुआ? जो हमारा लिटरेसी रेट है वो कम हो जाएगा. ठीक है. फिर ये कहते हैं द नेटवर्क ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. कुछ बच्चे होते हैं जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ग्रहण कर पाते हैं. जैसे आपके कह लीजिए कि जो गरीब जैसे जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनके बच्चे स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके पढ़ाई उतनी नहीं अच्छे तरीके से कर पाते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए हमें फॉर्मल नहीं, इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है, यानी अनौपचारिक शिक्षा की ज़रूरत है. ठीक है. जब भी वो चाहें तब वो पढ़ाई कर लें, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए. ठीक है. कुछ इस तरीके से लीनियंसी के तौर पर उनको पढ़ाने की ज़रूरत है. प्लस इन्होंने कहा कि आपने फ्री तो एजुकेशन कर दी, लेकिन 14 साल तक के सारे बच्चों के लिए शिक्षा को कंपलसरी भी कर दीजिए. तो यहाँ पे ये 3-4 मॉडिफिकेशंस हुए थे, 3-4 एडिशंस हुए थे NPE 1968 में. फिर वो मॉडिफिकेशन होके NPE 1968 ही 1992 में फिर से रिवाइज होके आया. ठीक है. तो आई होप कि यहाँ पे आपको NPE 1992 के बारे में थोड़ा सा पता चल गया, NPE 1968 के बारे में भी आपको पता चल गया. तो ये सब थी आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. कल हम लोग फिर से मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक, एंड टिल देन टेक केयर एवरीवन, एंड थैंक यू क्लास.